हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पीएचडी से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बच्चों के ज़्यादातर रहते हैं उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है तो उसे क्यों पीएचडी करना चाहिए, नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स इसके देखेंगे हम। इसके अलावा इसका एडमिशन प्रोसीजर देखेंगे, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनता है, कोर्स वर्क क्या होता है, इसकी बेनिफिट्स एंड देन पीएचडी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो क्या उसके लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, वाई वन शुड डू पीएचडी। पीएचडी किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका एक अच्छा रिसर्च एप्टीट्यूड है, अगर आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, अगर आप किसी एक प्रॉब्लम को डिस्कवर कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, इस तरह का अप्रोच अगर आप रखते हैं तो पीएचडी बहुत सही फील्ड है आपके लिए। सो वो स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली रिसर्च में जाना चाहते हैं, अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं तो रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन स्पेसिफिकली कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पीएचडी करना होता है। जिस तरह जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको बीएड एमएड करना होता है। उसी तरह जो कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको पीएचडी करना होता है। नाउ एंट्री के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं आगे जा करके, तो उस कंडीशन में आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपने अंदर दूसरे पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हैं एक प्रोफेसर बनने के बाद में, और अपने रिसर्च जो पब्लिकेशन है वो निकालना चाहते हैं, तो इन सभी कंडीशंस में आपका खुद का पीएचडी होना बहुत ज़रूरी है। सो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपका जो करियर इंटरेस्ट है इसमें कहीं भी मैच करता है तो उस कंडीशन में आपको ज़रूर पीएचडी करना चाहिए। सो अगर आप साइंटिफिक लाइन में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर पीएचडी करना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है पीएचडी के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना अपना एज लिमिट सेट किया हुआ है। बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज सच कोई एज लिमिट नहीं होता है, बट फ्यू यूनिवर्सिटी दे ऑल्सो इम्प्लीमेंट अ एज लिमिट, जब तक आप वहाँ पे जाकर के पीएचडी कर सकते हो। नाउ कुछ लोग जो ऑलरेडी अपनी जॉब में हैं वो भी पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी फुल टाइम और पार्ट टाइम दो तरह की पीएचडी होती है। अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, और अगर आप फ्री हैं तो उस कंडीशन में आप फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। सो पार्ट टाइम पीएचडी जनरली वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उन्हें प्रमोशन के लिए या फिर अपनी जो प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव करने के लिए पीएचडी करनी होती है, वो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जाते हैं। सो एलिजिबिलिटी इट डिपेंड्स ऑन विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग इन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कोई एज लिमिट नहीं है और कुछ के अंदर कुछ एज लिमिट है। सो उनका जब नोटिफिकेशन निकलता है उस टाइम आपको देखना होगा। नाउ जनरली जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, यूजीसी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, सो यूजीसी सीएसआईआर दोनों के जो एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू नेट जेआरएफ मिलता है, उनके अंदर स्पेसिफिकली पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जेआरएफ अगर आपको चाहिए, पीएचडी के ड्यूरेशन में जेआरएफ अगर आपको चाहिए तो 30 ईयर्स एज लिमिट वहाँ पे रखी गई है। लेकिन अगर आपको लेक्चररशिप के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए या फिर आप पीएचडी ओनली कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में कोई एज लिमिट नहीं है। तो किसी भी एज का एक कैंडिडेट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू यूजीसीज एग्जाम्स, यूजीसी और सीएसआईआर के जो एग्जाम्स है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज पीएचडी एडमिशन प्रोसीजर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अभी जो यूजीसी और सीएसआईआर के थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनको ही पीएचडी एडमिशन का पार्ट बनाया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक नोटिस निकला था जिसमें बताया गया था कि अभी जो सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट से जो स्कोर आता है उसी के बेसिस पर ही पीएचडी में भी एडमिशन लिया जाएगा। सो जो अभी तक एज सच फर्स्ट ही ऐसा टाइम है जिसके अंदर पीएचडी के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एलएस क्वालिफाई किया है, मतलब लेक्चररशिप के लिए एलिजिबिलिटी जिन्होंने पा ली है। थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी पीएचडी ओनली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर सपोज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 100 सीट्स निकली हैं और 100 में से अगर 20 सीट्स खाली रह गई हैं, तो
हो सकता है यूनिवर्सिटी भी अपने बेसिस पे जो खाली सीट्स है उनको भर सकता है। अब वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं या इंटरव्यू बेसिस पे एडमिशन्स लेते हैं। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका ये जो स्कोर है इसी के बेसिस पे एंट्रेंस आपका हो जाएगा पीएचडी के अंदर। डेफिनेटली जो यूजीसी गाइडलाइंस थी उसके अंदर आपका जो स्कोर है वो बताया गया था दैट 70-30 का रेशो माना जाएगा। सो 70-30 रेशो क्या है, 70% तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा जो आपका इस एग्जाम के अंदर स्कोर रहा है। सो योर एग्जाम स्कोर विल हैव 70% वेटेज एंड 30% जो वेटेज है वो दिया जाएगा इंटरव्यू को। सो आप अगर इन में से किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं और आपका जीआरएफ हुआ है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, एलएस वालों को सेकंड और थर्ड वाले जो थर्ड प्रायोरिटी पीएचडी वालों को दी जाएगी। और इन पे आपका एग्जैक्टली स्कोर क्या रहा है उसको 70% वेटेज दिया जाएगा, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू होगा उसको दिया जाएगा। अब इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है, सो डेफिनेटली आप आगे जाकर के रिसर्च करने वाले हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी जाएं और आपको सॉल्व करने को कहा जाए कि अगर सपोज इस तरह का एक पैंडमिक है, कुछ बैक्टीरिया है और आप क्या करेंगे, किस तरह के मेजर स्टेप्स आप लेंगे, या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड है जिसको बनाना है, सो अगर किस तरह की प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हो। सो कुछ भी तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, जो भी आपका एरिया है उससे रेलेवेंट डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप जो रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाते हो वो रिसर्च प्रपोजल का भी बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि जनरली कई बार ऐसा होता है कि वहां पे आपको रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाता है, जिससे कि आपका एक रिसर्च एप्टीट्यूड का जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसका अंडरस्टैंडिंग उन्हें समझ में आ जाता है। सो इंटरव्यू और एग्जाम स्कोर के बेसिस पे यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एडमिशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। लेकिन काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी क्या डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे होंगे, क्योंकि जैसा कि बीएचयू का अभी नोटिफिकेशन निकला था उसमें सिर्फ जीआरएफ वाले बच्चों को उन्होंने एग्जाम जो उनका इंटरनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसे एग्जाम्प्ट किया है, एलएस और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को दोबारा से एग्जाम देना होगा। सो ये बताता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अपने अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगी। हो सकता है उनका इंटरनल एग्जाम हो और उसके बाद में इंटरव्यू हो, या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ों के बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में, जो भी प्रोसेस होता है वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एडमिशन का नोटिफिकेशन निकलता है वो कब निकलेगा एग्जैक्टली ये आपको ध्यान रखना होगा। सो जैसे ही वहाँ पे नोटिफिकेशन निकले आप फॉर्म ज़रूर फिल करें। विदाउट फिलिंग अप द फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप वहाँ पे इंटरव्यू या एग्जाम के लिए नहीं जा पाएंगे। तो ये एक मस्ट है, आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अभी काफ़ी सारे आईआईटीज़ हैं जिन्होंने अपने नोटिफिकेशंस निकाले थे, और जीआरएफ वाले ही नहीं, उन्होंने एलएस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी जगह पे वैकेंसीज थी जो कि अप्लाई कर सकते थे, एलएस वाले स्टूडेंट्स भी। सो इस बार पीएचडी भी ऐड कर दिया गया है, पीएचडी ओनली कैटेगरी। सो हो सकता है उन बच्चों का भी एडमिशन अब आने वाले नोटिफिकेशंस के अंदर ज़रूर आएगा। सो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें जब आप अप्लाई कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप थोड़ा सा उनका रिसर्च वर्क देख लीजिए कि किस तरह का रिसर्च वर्क उस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हो रहा है, उसको थोड़ा आप थॉरोली स्टडी करके जाएंगे तो बहुत उनको इम्प्रेसिव लगेगा दैट यू नो देयर फील्ड ऑफ वर्क, उसके बारे में आप स्टडी करके आए हैं। क्योंकि ज़्यादातर हो सकता है वो क्वेश्चंस उसी तरह के पूछे जैसा कि उनकी लैब्स में काम चल रहा है। सो ये कैसे आपको पता चलेगा? सो स्टूडेंट्स, जितनी भी वेबसाइट्स हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, उन सबके ऊपर प्रोफेसर्स का काफ़ी कुछ डिटेल दिया हुआ होता है, और आप डायरेक्टली उनके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो इंटरनेट से सर्च आउट करके और फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह का वर्क उस लैब के अंदर चल रहा है या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में किस किस तरह की लैब्स एस्टेब्लिश्ड हैं। सो आफ्टर दैट व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी होती है। जैसे आपके चारों तरफ जो भी डेली लाइफ है उसके अंदर से आप कोई भी एक प्रॉब्लम निकालें,
और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं आप। सो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। अगर मैं बायोलॉजी की पर्टिकुलरली बात करूं, सो सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है, उसके कंट्रोल के लिए कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा क्या आप कुछ और कर सकते हैं उसके लिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे किसी तरह का कोई कंटामिनेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या मेथड्स आप यूज़ करेंगे इस पूरे के पूरे अपना जो भी थॉट प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से वर्क आप करेंगे, आपका जो टारगेट है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप क्या क्या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप रन करेंगे जिससे कि आपको ये जो फाइनली आपका रिजल्ट है वो मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस तरह से रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है, किस तरह की वर्क चारों तरफ हो रहे हैं। तो एक आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास में इन्फ्लीनेट, एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जो कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी है जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। और इसके ऊपर शोध गंगा करके एक पर्टिकुलर इसका एक पार्ट है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट कई लाखों थीसिस हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5.5 लाख के आसपास थीसिस इसके ऊपर अपलोडेड हैं, और काफ़ी सारे सिनॉप्सिस भी हैं। सिनॉप्सिस क्या होता है? वो एक पेपर होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपके पीएचडी के पूरे टाइम में आप क्या क्या काम करने वाले हो और कौन कौन से प्रोसेसेस यूज करने वाले हो। तो दूसरे स्टूडेंट्स का सिनॉप्सिस और उनका रिसर्च वर्क देख के आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का रिसर्च वर्क हो सकता है। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसी के ऊपर आपको फाइनली काम करना है अपने पीएचडी ड्यूरेशन में। दिस इज जस्ट टू गेट एन आइडिया कि जो बच्चा है वो किस लेवल तक सोच सकता है और किस तरह का रिसर्च एप्टीट्यूड वो रखता है। अब आते हैं कोर्स वर्क के ऊपर। जब आपका एडमिशन पीएचडी के अंदर हो जाता है उसके बाद में जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं आपके पीएचडी ड्यूरेशन के, वो कोर्स वर्क में आपको एंगेज करने होते हैं। सो जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं इनमें आपको एक आइडिया दिया जाता है कि एग्जैक्टली पीएचडी क्या है, क्या क्या रिसर्च वर्क उस इंस्टीट्यूट के अंदर हो रहा है, किस तरह की टेक्निक्स, कौन कौन सी मशीनरी वहाँ पे यूज़ की जा रही है, उसको कैसे यूज़ करना है। सो ये सब टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी। जितनी भी लैब्स आपके इंस्टीट्यूट के अंदर या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होंगी उन सभी लैब्स में, जैसे अगर आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो बायोटेक की 15 लैब्स अगर आपके डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं तो उन सभी 15 में आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ टेक्निक सिखाई जाएंगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो फर्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीट होने पे आपका एक एग्जाम और होता है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको क्वालिफाई करना होता है। नाउ कोर्स वर्क का बेसिकली मतलब ये है कि आपका पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है और आपको एक रिसर्च किस तरह से आपको अपना जो वर्क है आगे प्रोसीड करना है उसका एक अच्छा आइडिया आपको लग जाए, उसके लिए हर यूनिवर्सिटी फर्स्ट 6 मंथ्स का कोर्स वर्क करवाती है आफ्टर योर एडमिशन। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स क्या है पीएचडी के। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला बेनिफिट तो डेफिनेटली आपको अगर रिसर्च लाइन में जाना है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको पीएचडी आपके पास में हो। सो रिसर्च फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है नई नई चीज़ें फाइंड आउट करने का, अगर आपका उस तरह का रिसर्च का एप्टीट्यूड है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, अगर आप प्रॉब्लम सोच सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस तरह का अगर आपका अप्रोच है तो डेफिनेटली आपको पीएचडी करनी चाहिए। सो इन लाइंस में जाने के लिए ज़रूरी है कि आप पीएचडी करें। सेकेंड बेनिफिट आपको हो सकता है कि आप जब प्रोफेसर एकेडमिक लाइंस में जाएंगे तो प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करना होगा। सो स्टार्टिंग में आप एंटर करते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जहां पर बेसिकली पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रमोशन के लिए बेसिकली आपको पीएचडी होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप और स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हैं तो आपको खुद को पीएचडी होना ज़रूरी है। सो ये बेनिफिट्स हैं पीएचडी करने के। और पीएचडी करने के बाद में इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स पोस्ट डॉक्टरल जो स्टडीज़ हैं उसके लिए भी जा सकते हैं। सो पीएचडी से और भी हायर और भी रिसर्च अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो और भी वैकेंसीज होती हैं जिनमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी ड्यूरेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फेलोशिप्स मिलती हैं, तो आप इकोनॉमिकली काफ़ी अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। 5 साल का
जो आपका ड्यूरेशन होता है वो फंडेड हो सकता है। सो फंडेड होने की वजह से आप अच्छी तरह से अपना जो एकेडमिक्स है उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो पीएचडी का ये भी एक बेनिफिट है कि आप पढ़ भी रहे हैं और आपको एक तरह से सैलरी मिल रही है पर मंथ। सो जो स्टूडेंट्स का जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है फर्स्ट 2 ईयर्स में उनको 37,000 रुपीज़ प्लस आपका एचआरए मिलता है। उसके बाद में आपका जो जीआरएफ है उसको एसआरएफ में प्रमोट कर दिया जाता है। जो एसआरएफ है वो आपको 3 ईयर्स के लिए मिलता है और इस एसआरएफ की ड्यूरेशन में आपको 42,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस एचआरए मिलता है। सो इज इट कंपल्सरी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर? पीएचडी क्या ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट सो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप अपनी मास्टर्स करने के बाद में आपको सबसे पहले तो नेट क्वालिफाई करना होगा, जिसमें आपका एलएस क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं या फिर सीएसआईआर नेट दे रहे हैं। उसके अलावा जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनके अंदर जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए आपको उनका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी वहाँ पे चल जाता है। सो अगर आपका पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो उस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं जब भी वहाँ वैकेंसी निकलती है। इसके बाद में अगर आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबिलिटी पाना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद में यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट जो भी आपके सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बन सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बन सकते हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपके पास में एलएस आपका क्वालिफाइड है, ठीक है, दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आपका सेट क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। सो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी वैकेंसीज निकलती हैं, जब भी वैकेंसी निकले तो आपको अप्लाई करना होगा, फिर एग्जाम या इंटरव्यू जो भी उनका प्रोसेस है उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। सो पीएचडी कंपलसरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में जब भी आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड रिगार्डिंग योर पीएचडी। अगर कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां आपको लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। एंड एज वी नो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपका सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट एग्जाम निकालने के लिए। सो सीएसआईआर नेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करके इसके व्यूज़ बढ़ाइएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें और इस तरह के वीडियोज़ हम बना सकें।